मॉर्निंग। आज हम लोग प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने देखा है कि जब भी कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा हमेशा पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा के समानांतर रहती है, तो जो पिंड है उसके वेग का परिमाण समय के साथ साथ बदलता जाता है, लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह की जो गति होती है पिंड की, वो रुजरेखी गति कहला देती है, क्योंकि सीधी रेखा में होती है, रुज रेखा में होती है। रुजरेखी गति के लिए ज़रूरी क्या है कि प्रारंभिक वेग की दिशा और जो उस पर त्वरण लग रहा है उसकी दिशा दोनों क्या हों, एक दूसरे के समानांतर। अब दूसरी एक प्रकार की गति और है जिसमें पिंड की गति और पिंड पर लगने वाले त्वरण की गति एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी, बल्कि इनकी दिशाएं अलग अलग होंगी। वो कैसे? मान लीजिए अब इसमें ये कि जब कोई पिंड कैसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा से अलग हो, तो पिंड के वेग का जो परिमाण तथा दिशा, ये दोनों समय के साथ बदलते जाते हैं। अब पिंड एक समतल में कर्व पाथ पर यानी वक्र पथ पर गति करता है, और इस तरह की जो गति होती है उसको हम समतल गति कहते हैं। समतल गति में सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहना है इसका जो है वो प्रक्षेप गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंक दें, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक कर्व पाथ पर वक्र पथ पर गति करने लगता है, और इस गति को कह दिया जाता है प्रक्षेप गति, और उसके पथ को कह देते हैं प्रक्षेप पथ। जैसे आप किसी पत्थर के टुकड़े को उठा करके फेंकिए, ऊर्ध्वाधर ना फेंकिए सीधा, बल्कि किसी एंगल पर फेंकिए, तो वो इस तरह उड़ता हुआ आएगा और जाकर टकराएगा यहाँ ज़मीन पर। तो ये जो इसका पथ है, ये जो प्रक्षेप पथ इसका ये है, और जो इसकी गति जो मारी है, जो पथ जिस पे टुकड़ा चला वो प्रक्षेप पथ हो गया, जो पथ उसका है, और जो गति उसकी है वो प्रक्षेप गति हो गई। तो इसमें यह ध्यान रखना है प्रक्षेप गति में कि जो पिंड का वेग है वो और उस पर लगने वाले त्वरण दोनों एक दूसरे के अलग होंगे, समानांतर नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल में जैसे किसी तोप से गोले को छोड़ दिया जाए, या किसी पत्थर को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंक दिया जाए, या हवाई जहाज से किसी बम को गिरा दिया जाए, या छत पर खड़े होकर के क्षैतिज दिशा में किसी गेंद को फेंक दिया जाए, ये सारी की सारी जो आपको जो एग्जाम्पल्स हैं ये प्रक्षेप गतियों की एग्जाम्पल्स हैं। ये गति प्रक्षेप गति कहला देती है। अब यहाँ पर इस चित्र में देखिए, यहाँ हमने एक वस्तु कोई ली हुई है, किसी भी गेंद को क्षैतिज से देख रहे हैं आप, इस गेंद को v1 वेग से ये फेंका जा रहा है क्षैतिज दिशा में। इस गेंद पर जो त्वरण लग रहा है वो ऊर्ध्वाधर या लंबवत नीचे की ओर g लग रहा है, यानी वेग की दिशा त्वरण की दिशा दोनों अलग अलग है, तो गति प्रक्षेप गति हो गई। अब इस गति के अंतर्गत ये गेंद हमारी प्रक्षेप पथ पर चलेगी, और g त्वरण के अंतर्गत ये गति करती हुई जा रही है। कुछ समय के बाद माना इसका वेग यहाँ पर ये v2 हो गया। अब हम अगर इस वेग v2 और v1 का अंतर निकालना चाहें, तो v2 माइनस v1 जो इसका अंतर है वो हमको यहाँ मिलेगा। इस अंतर को ये डेल्टा v से दिखाया जा रहा है। ये अंतर हमको डेल्टा v मिलेगा जो v2 माइनस v1 के बराबर होगा। अगर आप देखें कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ये, और जो पिंड पर जो त्वरण लग रहा है ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये एक दूसरे के आपको समानांतर दिखाई दे रहा है, यानी इसकी दिशा जो वेग परिवर्तन की दिशा वही है जो g की दिशा है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि गेंद को जो दिया गया क्षैतिज वेग है वो गेंद में त्वरण g के कारण उत्पन्न ऊर्ध्वाधर वेग से प्रभावित नहीं हो रहा है, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
यदि हम एक गेंद को छत से नीचे गिराएं और उसी समय एक दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकें, तो दोनों ज़मीन पर जो पृथ्वी पर जो पहुंचेंगी वो अलग अलग स्थानों पर पहुंचेंगी, लेकिन एक साथ पहुंचेंगी। पहुंचने मतलब किसी कोण पर फेंकिए चाहे सीधा गिराइए, दोनों ज़मीन पर एक साथ पहुंचेंगी, उनके समय में अलग कोई अंतर नहीं होगा। अब हमें देखना है कि जो प्रक्षेप का पथ है वो किस प्रकार का है। उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तोप का गोला मान लीजिए, ये क्षैतिज दिशा से, ये x जो यहाँ पर हमारी है ये क्षैतिज दिशा, इस फिगर में आप देख रहे हैं ये x एक्सिस क्षैतिज दिशा को शो कर रही है और ये y एक्सिस ऊर्ध्वाधर दिशा को शो कर रही है, ये y एक्सिस ऊर्ध्वाधर दिशा को शो कर रही है। तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा को शो कर रही है। अब यहाँ हमने माना कि एक पिंड को क्षैतिज से थीटा नॉट कोण पर u वेग से छोड़ा जा रहा है, ये u वेग से इसको छोड़ दिया गया, क्षैतिज से u वेग से इसको छोड़ा गया, थीटा नॉट ये कोण बनाया गया, यहाँ इस पे इसको फेंका जा रहा है। माना पिंड का जो प्रक्षेपण बिंदु है वो O है, O से इसको फेंका जा रहा है। अगर इस u के दो घटक बांटे जाएं, जो वेग इसका u है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, तो पीछे आप पढ़ चुके हैं वेक्टर में, इसी लेसन में किसी भी दिए गए वेक्टर का जो क्षैतिज घटक है वो कॉस के साथ और ऊर्ध्वाधर घटक साइन के साथ। तो यहाँ पर u का जो क्षैतिज घटक है वो x डायरेक्शन में ux मिलेगा, जो x डायरेक्शन में आपको मिल रहा है ux ये क्षैतिज घटक है, और जो y डायरेक्शन में मिल रहा है uy वो ऊर्ध्वाधर घटक है। तो क्षैतिज घटक ux का मान हो जाएगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक uy का मान हो जाएगा u sin थीटा। यानी इस दिशा में जो वेग है उसकी वैल्यू किस में मिल रही है, उसकी वैल्यू आपको मिल रही है u sin थीटा के फॉर्म में ऊर्ध्वाधर ऊपर, और क्षैतिज में मिल रहा है u cos थीटा के फॉर्म में। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो पिंड की गति हमारी इस प्रक्षेप पथ पर हो रही है वो त्वरण g के अंतर्गत हो रही है। g की वैल्यू नहीं बदल रही है, वो एक जैसी है, दिशा नीचे की ओर है। अब प्रक्षेपित किए जाने के अगर t सेकंड के बाद क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकाला जाए कि कितना विस्थापन इसका होगा क्षैतिज दिशा में, तो इसको निकाल लीजिए। क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन है वो निकलेगा क्षैतिज वेग से और समय से। तो क्षैतिज दिशा में जो वेग आपका है वो किसके बराबर है, क्षैतिज दिशा में वेग है u cos थीटा, और जो समय हमने माना t मान लिया, यहाँ t समय के बाद हमें निकालना है क्षैतिज दिशा में विस्थापन, तो समय t हो गया। तो यहाँ x बराबर आपका हो गया u cos थीटा इंटू t। अब अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालना चाहें तो ये t किसके बराबर हो जाएगा, ये t बराबर हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। ये याद रखिएगा कि जो t की वैल्यू हमको मिलेगी यानी t ये बराबर है x अपॉन u cos थीटा, ये आगे हमको रखना पड़ेगा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालने के लिए हमें समीकरण सेकंड लगानी पड़ेगी, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इस समीकरण में u के स्थान पर चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति है तो u साइन थीटा रख दीजिए, और विस्थापन h के स्थान पर ऊर्ध्वाधर दिशा में y मान लीजिए। तो ये y बराबर आपका हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब जो अभी हमने t का मान निकाला था पीछे उसको यहाँ रख दें, तो y बराबर u साइन थीटा, इस t के स्थान पर हम रख देंगे x अपॉन u cos थीटा, और इस t स्क्वायर के स्थान पर भी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर की जगह x अपॉन u cos थीटा और होल स्क्वायर उसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमको मिल जाता है y बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब हो गया टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा x माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाता है। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जो x है वो 2 पावर में आ रहा है और जो y है उसकी पावर 1 आ रही है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 और y की पावर 1 हो वो किसकी होती है, वो एक परवलय की इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसका मतलब ये कि जो प्रक्षेप का पथ हमारा यहाँ पर है वो प्रक्षेप का पथ किस प्रकार का है, प्रक्षेप का जो पथ हमारा है वो परवलयकार है।
ये सिद्ध होता है, यहाँ से सिद्ध किया जा सकता है कि प्रक्षेप जो हमारा चल रहा है, जिस पिंड को आपने फेंका है क्षैतिज से किसी कोण पर, उसका जो पथ होगा वो परवलयकार होगा। दूसरा टॉपिक इसमें प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल का मतलब जिस पिंड को आपने फेंका है वो कितनी देर तक हवा में रहा। प्रक्षेपण पिंड से फेंकने के बाद जितनी देर तक वो हवा में रहता है उसको कहा जाता है क्या? उड्डयन काल। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल यानी जितने समय में पिंड किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल पर टकराए, उसे पिंड का उड्डयन काल कह देते हैं। अब जैसे यहाँ चित्र में अगर देखा जाए, ओ से हमने जो पिंड को फेंका, ये ओ से चला, मैक्सिमम पॉइंट पी पहुंचा, फिर वापस ये अपने इस बिंदु पे आया, तो ये जितनी देर ये हवा में रहा ये इसका उड्डयन काल कहलाएगा। यानी हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितनी देर ये हवा में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फिर गति के समीकरणों की सहायता लीजिए। पहले हम ये समय निकालेंगे कि ये पिंड हमारा ओ से पी तक कितनी देर में पहुंच रहा है। जितनी देर में ये ओ से पी तक पहुंचेगा उतने ही देर में पी से ओ डैश पर वापस आएगा। तो ओ से पी तक निकाले गए समय को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उड्डयन काल मिल जाएगा। तो देखिए ओ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में जो इसका वेग देख रहे हैं वो ये दिखाई दे रहा है यू वाई, जिसको यू साइन थीटा कहेंगे। और पी पर आप देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग यहाँ पर कुछ नहीं है, तभी ये कण यहाँ पर पिंड रुका। इसका मतलब अंतिम वेग जो यहाँ है वो v0 के बराबर हुआ जा रहा है यहाँ पर। तो इसको मान को अगर इस समीकरण में रख दिया जाए v बराबर u माइनस जी टी में, तो अंतिम वेग v0 हो गया और u के स्थान पर u साइन थीटा, इस u की जगह पर आपने रख दिया u साइन थीटा, ये मिल गया माइनस जी टी। तो जी टी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो जी टी बराबर हो गया u साइन थीटा, या t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो जितनी देर में ये प्रक्षेप अपने बिंदु अधिकतम P बिंदु पर पहुंचता है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, उतने ही समय में नीचे आएगा। तो इसका उड्डयन काल क्या होगा? इसका उड्डयन काल जो T निकालेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई T में कर दीजिए, T बराबर 2T हो जाएगा। और 2T का मतलब हो जाएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यानी T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये मिल जाता है पिंड का आपको उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमको निकालना है प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई से क्या मतलब है? अधिकतम ऊंचाई से मतलब ये कितनी ऊंचाई तक ये जा रहा है, h, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में जो इसका वेग वो वही यू वाई यानी यू साइन थीटा, और यहाँ पर ये जो वी वाई है इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। ये यहाँ पर 0 है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग हमको मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। रखने के बाद देखिए फिर सेकंड इक्वेशन में प्रक्षेप की ऊंचाई निकालने के लिए तीसरी समीकरण गति के लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो v के स्थान पर 0 हो जाएगा, u के स्थान पर u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। तो g की वैल्यू यहाँ पर आप h की वैल्यू आपको मिल जाएगी h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मान मिल जाता है ऊंचाई का। अगर ऊंचाई निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए अगर अधिकतम ऊंचाई निकालनी है तो अधिकतम h की वैल्यू कब होगी? जब थीटा का मान मैक्सिमम हो। और साइन के लिए थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है? जब 90 डिग्री थीटा हो। तो साइन 90 की जो वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है। तो जो h मैक्सिमम निकालना है, h मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये मिल जाएगा h मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये वैल्यू मिल जाएगी h मैक्सिमम की आपको। अब आप देखते हैं यही वजह है कि जो हाई जंप के खिलाड़ी होते हैं वो अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालते हैं ताकि अधिक से अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। तीसरी चीज़ इसमें जो हमको निकालनी रहती है वो प्रक्षेप का परास निकालना रहता है। परास से क्या मतलब है? परास से मतलब है इसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, यानी ओ से ओ डैश जो आप देख रहे हैं ये ओ डैश, यही परास है। तो इस ओ डैश क्षैतिज दिशा में जो अधिकतम ये प्रक्षेप हमारे में जो जा रहा है इसको परास कह देते हैं। परास निकालने के लिए हमको क्षैतिज वेग और समय चाहिए। क्षैतिज वेग आप देख रहे हैं कि क्षैतिज वेग की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, यू एक्स यू कॉस थीटा।
उस समय यानी उड्डयन काल टी की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, T2u sin थीटा अपॉन जी। तो क्षैतिज परास आर बराबर क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल, इसमें मान रख दीजिए। क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल में जब आप मान रखिएगा तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये हो जाएगी r की वैल्यू आपको मिल जाएगी, r बराबर हमारा हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये परास हो जाता है। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका मैक्सिमम मान निकालने के लिए थीटा आप देख रहे हैं, थीटा की वैल्यू चूंकि साइन 2 थीटा है, तो थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो इसका मान मैक्सिमम मिलेगा 45 इंटू 2 यानी 90 हो जाएगा, तो मान मैक्सिमम मिलेगा। तो आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आर मैक्सिमम की वैल्यू हमको मिल जाती है। यही कारण है कि फिर जो लंबी कूद के खिलाड़ी हैं वो अपने शरीर को 45 अंश के कोण पर उछाल देते हैं। अब देखिए इक्वेशन में चाहे थीटा हो या चाहे 90 माइनस थीटा हो, दोनों की वैल्यू एक ही आती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पत्थर को 30 अंश के कोण पर फेंक रहे हैं या 60 अंश के कोण पर फेंक रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में जो क्षैतिज परास होगा वो समान होगा, चाहे 30 अंश हो चाहे 60 अंश हो, दोनों स्थितियों में समान मिलेगा। क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा रख करके आप इक्वेशन देखते हैं, ये बराबर ही आती है, आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसमें भी आ रही है और थीटा लेने पर भी आ रही है। तो इस प्रकार से परास का मान ये हमको मिल जाता है। ये तीनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप कर लेंगे, ध्यान में रखें।